आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जहां आपको ये पता चलेगा कि एक इंसान अपने सपनों को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है। और इस कहानी में तो हमारे इस कहानी के किरदार समीर ने अपनी खुद की ही मौत की साजिश रच ली थी। आप सोचो, एक ऐसा इंसान जो सपनों के पीछे इतना पागल हो गया कि उसने सोचा कि मैं एक बार मर जाऊं दुनिया के लिए, और फिर जब सक्सेस होऊंगा तो सबको ये पता चलेगा कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है। लेकिन ये सब आसान नहीं है। एक इंसान कैसे दुनिया के सामने मर सकता है और फिर दुनिया से छुप करके वो अपने सपनों को पाने के लिए धीरे धीरे मेहनत करता है और फिर उसको सक्सेस भी मिलती है, उसे वो सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए था। लेकिन आखिर में उसकी मौत भी उसी तरीके से होती है जैसा उसने अपनी मौत को पहले प्लान किया हुआ था दुनिया से छुपने के लिए। तो आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका नाम है कलाकार। अगर आपको ये कहानी पसंद आएगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं कहानी शुरू करता हूँ। आज समीर का इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला दिन है। क्लास में जाते ही उसके अजीबोगरीब पहनावे को देख करके बाकी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई। और बाद में क्लास के ही दो छात्र अमित और अजीत के द्वारा पूछे जाने पर समीर ने उन्हें बताया कि दरअसल वो पिछले 6-7 सालों से थिएटर कर रहा है और आज वो इसी की रिहर्सल से वापस आया था तो सीधे अपने क्लास में आ गया। इधर समीर के पिताजी कमल, जो कि पुलिस विभाग में अधीक्षक के पद पर हैं, उन्हें समीर का रंगमंच में भाग लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार नाटक छोड़ देने की हिदायत भी दी थी समीर को, और अक्सर ये हिदायत इतनी हिंसक होती थी कि कभी कभी समीर की माँ गीता भी उसे बचाते बचाते इस हिंसा का शिकार हो जाती थी। वास्तव में समीर की माँ गीता भी मन ही मन चाहती थी कि समीर का जो मन है वो कर ले। दरअसल में समीर एक्टर बनना चाहता था और वो बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहता था। और ऐसे ही करीब 4 सालों तक समीर अपने पिता की जातियों को सहन करते हुए अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी कर लेता है, और अब तो उस पर थिएटर और नाटक छोड़ देने का दबाव और भी ज्यादा हो गया है। आए दिन उसके पिताजी कमल उससे ये कहते रहते थे कि या तो तू ये नाटक छोड़ दे या मेरा घर छोड़ दे। और फिर एक रात जब समीर अपने थिएटर की रिहर्सल से वापस आया तो काफी रात हो जाने की वजह से कमल ने उसे खूब डांटा और मारने की कोशिश भी की, और हर बार की तरह माँ ने उसे बचा लिया। लेकिन इस रात की डांट से समीर झुंझला गया और बड़े ही दुखी मन से उसने कुछ कपड़े, अपनी डिग्री और बचाए हुए कुछ पैसे लेकर के दिल में पत्थर रखते हुए अपनी माँ को आखिरी प्रणाम करके वो घर से निकल पड़ा। ये रात का समय था जब सब सो रहे थे। ये रात और अगला दिन तो किसी तरह से समीर का शहर घूमने में बीत गया। लेकिन अब अगली रात में क्या करे, मरता क्या ना करता। फुटपाथ पर ही वो चादर ओढ़ करके बैठ गया था। उसी फुटपाथ के बगल से एक रेलवे ट्रैक निकलता है। उस पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों को देखते हुए समीर सुबह होने का इंतजार करने लगा। इसी बीच उसे कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। तो थोड़ी देर तक वो इस आवाज को सुनता रहता है और उसी तरफ एक टक देखता रहता है। लेकिन जब आवाज तेज मालूम होती है तो वो पास जाकर के उस झाड़ के पास देखता है कि कुत्तों ने एक लाश को चारों तरफ से घेर रखा है। कुत्ते भी बड़े अजीब किस्म के थे। समीर उन कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हो रहा था कि कुत्ते ही समीर को ही काटने के लिए दौड़ रहे थे। अब रात के करीब 2 बज गए थे। लाश को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने गला घोट कर मार करके यहाँ फेंक दिया हो। चोट का एक भी निशान नहीं था। मरे हुए आदमी की कदकाठी कुछ कुछ समीर से मिलती थी। थोड़ी देर तक तो समीर वहीं बैठा रहा, लेकिन अगले ही पल उसने अपने सारे कपड़े उतारे और लाश को पहना दिए। सारे आइडेंटिटी कार्ड्स
भी इस लाश की जेब में डाल दिए और लाश को घसीट करके वो रेलवे ट्रैक के पास ला करके रख दिया और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। और लगभग 1 घंटे के इंतज़ार के बाद ट्रेन आई और लाश को रौंदते हुए चली गई। लेकिन शायद अभी समीर का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक ट्रेन और आई और ऐसे ही करके एक के बाद एक 4 रेलगाड़ियों ने इस लाश के ऐसे चीथड़े उड़ाए कि पास जाने तो दूर से ही देख करके किसी की चीख निकल जाए। किसी तरह हिम्मत बांधते हुए समीर लाश के पास गया। चेहरा तो बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं बचा था, या यूं कह लें कि बचा ही नहीं था। अब उसकी शिनाख्त सिर्फ और सिर्फ उसके चीथड़े कपड़ों और जेब में डाले गए पहचान पत्रों से हो सकती थी। समीर की खुशी देखते ही बन रही थी। वो दौड़ा दौड़ा पास के ही टेलीफोन बूथ पर गया और पुलिस को खबर कर दी कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी है। और थोड़ी देर में पुलिस की एक गाड़ी रेलवे ट्रैक के पास दिखाई दी। लाश तो बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं थी। न हाथों का पता था न पैरों का। धड़ के तो ऐसे चीथड़े उड़े थे कि जैसे कुत्तों ने हड्डियों तक को नोच नोच करके खाया हो। एक हवलदार ने हिम्मत करके जब फटी हुई चीथड़ी शर्ट के जेब में जब हाथ डाला तो खून से लथपथ एक आधार कार्ड मिला, जिस पर धारक का नाम तो फट चुका था, लेकिन पिता का नाम कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा था और आधार नंबर भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। पिता के नाम का अंदाज़ा लगते ही हवलदार भौचक्का ही रह गया और दौड़ा दौड़ा वो अपने साहब के पास जाता है, जो कि जीप के पास ही खड़े थे। आधार कार्ड में कमल का नाम देख करके हवलदार और इंस्पेक्टर बिल्कुल चौंक गए थे। कुछ देर के लिए वो एक दूसरे को देखते ही रह गए, क्योंकि कमल इस समय पर पुलिस के अधीक्षक हैं। हवलदार और इंस्पेक्टर को पहले तो लगा कि शहर में न जाने कितने कमल होंगे, लेकिन फिर कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर थोड़ा डरते हुए अपने साहब कमल सेन को फ़ोन करता है और कहता है, सर, रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिली है। तो एसपी साहब ने कहा, तो हवलदार को लेकर के जाओ, लाश की शिनाख्त करो, मुझे क्यों फ़ोन लगाए हो? इंस्पेक्टर बोला, सर, हम लोग यहीं पर हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, आप आ सकते हैं क्या? कमल ने आधी नींद में कहा, अच्छा, आता हूँ। समीर पीछे झाड़ियों में छुप करके अपनी ही मौत का झूठा स्वांग देख और सुन रहा था। थोड़ी देर में कमल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हवलदार और इंस्पेक्टर उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो कमल खींचते हुए कहते हैं, अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आगे बताओ। ये सुनते ही हवलदार बड़े ही भारी मन से लाश की जेब में मिला हुआ खून से लथपथ आधार कार्ड दिखाता है। सर, लाश की जेब से ये आधार कार्ड मिला है। पहली बार में तो कमल ने उसे एकदम सरसरी नज़रों से देखा और कहा, अरे आधार कार्ड मिला है तो मैं क्या करूं, इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया? अब हवलदार को आखिरकार बताना ही पड़ा। सर, ये आधार कार्ड में पिता का नाम कमल सेन लिखा हुआ है। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली को सनाफ कमल सेन की ओर इशारा करते हुए दिखाया। ये देखते ही कमल को पिछली रात से गायब समीर का ख्याल आता है। वो दौड़े दौड़े रेलवे ट्रैक की तरफ जाते हैं। अब चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक नहीं रह गया था। चीथड़े हुए कपड़े और दूर पड़ी हुई अपनी दी हुई घड़ी को देख करके कमल के आंसू नहीं थमते। आसमान तक समीर के नाम की चीख कमल की आवाज़ में सुनाई देने लगी और समीर पीछे से अपने निर्दयी बाप को विलाप करते हुए देख रहा था। आज उसने शायद अपने पिता के द्वारा उस पर किए हुए जुल्मों का बदला ले लिया था। देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। किसी तरह लाश को बांध करके घर लाया गया। कमल को तो जैसे चुप्पी ही साथ गई हो। लाश घर पहुंचने के बाद पुलिस के किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गीता को यह बात बता दिया जाए। लेकिन फिर हिम्मत करके उसी हवलदार ने जिसने सबसे पहली बार लाश को देखा था, उसने गीता को बताया कि अब उनका लाडला बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। गीता ने खींचते हुए कहा, अरे क्या मजाक करते हो, शुभ शुभ बोलो। हाँ, घर छोड़ करके गया है, लेकिन देखना 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। हवलदार ने कहा, अब नहीं आएगा। ये कहते कहते गीता को वो घर से बाहर लाया और समीर की लाश दिखाता है। पहले तो गीता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अरे ये किसे उठा लाया हो, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं नहीं मान सकती।
लेकिन जब नज़र कमल पर पड़ती है, हमेशा बोलते रहने वाले कमल शायद अपने बेटे के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। कमल को देखते ही गीता के आंसू नहीं थमे। रो रो करके सारे मोहल्ले वालों को उन्होंने जगा दिया था। कुछ ही पलों में लाश के आसपास मोहल्ले वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कमल और गीता के साथ साथ अब सभी ये मान चुके थे कि समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इधर समीर बहुत खुश होता है, अब तो मैं मुंबई जाऊंगा, हीरो बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फूट फूट करके रोने लगता है। अरे ये मैंने क्या किया? मेरे पास ना तो घर है और ना ही खाना। माँ, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मरा हूँ। मैं जाके सबको बता दूंगा कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं जिंदा हूँ। ये कहते हुए समीर अपने घर की ओर दौड़ता है। घर के सामने देखता है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो शॉल से अपना चेहरा ढक करके भीड़ को चीरते हुए अपने घर के आंगन तक पहुंचता है। देखता है कि माँ लाश के सर के पास बैठी रो रही हैं और पिताजी पैर के पास बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें तो होश ही नहीं है। शायद समीर के जाने का जिम्मेदार वो खुद को ही समझ बैठे थे। समीर जैसे ही माँ के पैर छूने के लिए झुकता है, उसे अपने सपनों की याद आ जाती है और वो मन ही मन कहता है, बस 1-2 साल की तो बात है, फिर तो मैं हीरो बन जाऊंगा और इसमें मम्मी पापा का तो फायदा है। मैं हीरो बन जाऊंगा तो फिर मैं सबको बता दूंगा कि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। और वहां से बाहर चला आता है और अपने घर से वापस आकर के मुंबई जाने वाली पहली ट्रेन को पकड़ करके समीर सपनों की नगरी मुंबई पहुंच जाता है। आते ही वो ऑडिशंस देना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ काम नहीं मिलता। शुरू में तो लगता है कि अभी नए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे तो काम भी मिल जाएगा। लेकिन शायद ये बात वो हर इंसान सोचता है जो मुंबई एक्टर बनने आता है, और काम तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। शायद समीर की किस्मत में एक्टर बनना नहीं लिखा था। इसी बीच उसकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दलालों से भी हो जाती है। उन्होंने भी रही सही कसर पूरी कर दी और काम दिलाने के लालच में बेचारे के पास जो कुछ बचे कुछ रुपए थे वो भी ऐंठ लिए। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन समीर को अपने सामान से अपनी बीटेक की डिग्री दिखाई देती है। जोरों की भूख लगी है, जेब में मात्र 50 रुपए। आज ऑडिशन न जा करके उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू दिया है और सौभाग्य से उसका वहां सिलेक्शन भी हो गया। अब क्या, रोटी कपड़ा और मकान के लिए समीर सपनों को भूल गया, लेकिन उसे अपने माँ बाप और अपनी उस गलती का एहसास हमेशा रहता है। कई बार तो मन ने कहा कि सब कुछ छोड़ करके घर भाग जाए, लेकिन कौन सा मुंह लेकर के जाता। क्या छोटी मोटी नौकरी करने के लिए अपनी ही मौत का इतना बड़ा झूठा नाटक रचा था? नहीं, तो समीर ने मुंबई को ही अपना घर मान लिया। अब मुश्किल से छुट्टियों में कभी कभी वो ऑडिशन दे दिया करता था, लेकिन ये ऑडिशन समीर के एक्टर बनने की दिशा में कुछ ना कर सके। उसे अब नौकरी करते हुए 3 साल हो गए थे। एक तरह से अब वो नौकरी में जम गया, लेकिन हमेशा गुमसुम सा रहता, किसी से बात नहीं करता और ना ही वो किसी से मिलता जुलता, सिर्फ काम से काम। यहाँ तक कि उसने अपने एक्टर होने की बात तक किसी को नहीं बताई थी। एक दिन कंपनी के सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई और बैठक में ये बताया गया कि अगले ही कुछ ही दिनों में कंपनी की सिल्वर जुबली है और इस अवसर पर कंपनी की एक और ब्रांच का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी एमडी बॉस की बेटी तमन्ना होंगी। और तमन्ना ये चाहती हैं कि सिल्वर जुबली पर सभी कर्मचारी कोई ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस दें, चाहे वो गाना हो, नाचना हो, या कोई कविता करता हो या कोई एक्टिंग करता हो, और इसी परफॉर्मेंस के बिना पर नई कंपनी में प्रमोशन दिया जाएगा। ये घोषणा सबको चौंकाने वाली थी। शायद ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो अपने एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर करने वाली थी कि एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है। इस अनाउंसमेंट से ज़्यादातर कर्मचारी उत्साहित हैं, लेकिन
कुछ लोग उसके विरोध में भी खड़े हो गए, लेकिन फिर बाद में बॉस की समझाइश से शांत होकर के सभी लोग सिल्वर जुबली की तैयारी में लग गए। किसी ने डांस क्लास ज्वाइन कर ली, कोई गाना सीखने लगा तो कोई एक्टिंग, लेकिन समीर कहीं नहीं गया। शायद वो अब सपनों के साथ साथ एक्टिंग भी भूल गया। आखिरकार सिल्वर जुबली वाली रात आ गई। सभी बड़े खुश नजर आ रहे थे। सबने बड़ी ही शिद्दत और मेहनत से इस रात में रंग जमाने की तैयारी की थी। तो फिर क्या था, एक एक करके सारे कर्मचारियों को स्टेज पर बुलाया जाने लगा। किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, कोई कविता करने में खुद को माहिर समझता था, कोई गिटार बजाने लगा। समीर एकदम पीछे खड़ा इन सब का लुत्फ उठा रहा था। सभी के स्टेज में जाने के बाद अब बारी थी समीर की। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ भी नहीं आता है। फिर दोस्तों ने दबाव डाला तो उसे स्टेज पर जाना ही पड़ा। और फिर क्या था, सोए हुए कलाकार को आखिर 3 साल के बाद स्टेज मिला। रंग जम गया, देखने वाले देखते ही रह गए। और जैसे समीर का एक्ट खत्म हुआ, सबकी आंखें नम हो चुकी थी। खासकर तमन्ना की आंखें तो पूरी तरह से भर आई थी। ऐसी सीरियस एक्टिंग शायद उन्होंने फिल्मों में कुछ ही अभिनेताओं की देखी होगी, और वो भी न जाने कितने रीटेक के बाद हम तक पहुंची थी। सारा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लोग समीर की तारीफ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो तमन्ना हुई। दरअसल तमन्ना भी बचपन में एक्ट्रेस बनना चाहती थी। फिर क्या था, वादे के अनुसार तमन्ना ने समीर को अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छा प्रमोशन दिया और बहुत अच्छा पद भी दे दिया। लेकिन समीर को उस पोजीशन की रत्ती भर खुशी नहीं थी। अगले कुछ ही दिनों में समीर के साथ एक चौंका देने वाली घटना होती है। तमन्ना एक दिन समीर को अपने घर बुलाती हैं, उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं और बातों ही बातों में तमन्ना ने समीर से अपने प्यार का इजहार कर दिया। समीर तो ये जानकर के हैरान ही रह जाता है, और हैरान होना भी वाजिब है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन इस बार गंगू के पास उसके तेल से ज्यादा कीमती उसकी कला है। समीर ने साफ मना कर दिया और उसी वक्त वो तमन्ना के घर से वापस चला गया। अगले कई दिनों तक तमन्ना के बार बार बुलाने पर भी समीर उससे मिलने नहीं जाता है, और नौबत तो ये तक आ जाती है कि वो अब नौकरी छोड़ने को तैयार है और अपना रेजिग्नेशन देने के लिए तमन्ना के पास पहुंचता है। तो बार बार पूछने पर भी समीर को अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ी कि वो अपनी मौत का झूठा नाटक रच करके मुंबई एक्टर बनने आया था। लेकिन उसके सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। उसके माँ बाप न जाने किस हालत में होंगे, जिंदा हैं भी या नहीं। अब भला ऐसे में कोई किसी से कैसे प्यार कर सकता है। समीर की ये बात सुनकर के तमन्ना भी थोड़ी देर के लिए हिल गई थी, और वो मन ही मन सोचती है कि भला ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? ऐसा भी कोई अपने सपनों के पीछे पागल हो सकता है क्या? लेकिन अब वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने अपने पिता यानी कि समीर के बॉस से ये सारी बातें बताई, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। दरअसल तमन्ना ये चाहती थी कि उसके पिता समीर के लिए फिल्म बनाएं और उसमें अपना पैसा लगाएं। तमन्ना ने यह भी बताया कि समीर से वो प्यार करती हैं, और ये सब उसका प्यार पाने के लिए वो कर रही है। इन बातों से तमन्ना के पिता और भी ज्यादा भड़क गए और समीर को बहरूपिया कहते हुए उसकी आपबीती को रुपए ऐंठने के लिए मनगढ़ंत कहानी बताने लगे। उन्होंने कुछ अच्छा करने के बजाय तमन्ना के सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद करवा दिए कि कहीं उनकी बेटी उनके पैसों का गलत उपयोग न करे। लेकिन तमन्ना फिर भी शांत नहीं बैठी और उसने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को समीर के बारे में बता दिया और उनसे अपील की कि अपने बचाए हुए रुपयों से समीर के लिए फिल्म बनाने में कुछ न कुछ अवश्य दें। अभी तक समीर को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और इस बात का पता चलते ही उसने खासा विरोध किया और सभी को मना किया कि प्लीज मेरे लिए आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। अभी ना मेरे पास अपनी फिल्म बनाने के लिए कोई स्क्रिप्ट है, ना मैं कोई एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर हूँ, ना कोई मेरे पास डायरेक्टर है,
और अगर मैंने कैसे भी करके फिल्म बना ली तो ये फिल्म फ्लॉप ज़रूर होगी और आप सबके पैसे डूब जाएंगे। तो प्लीज़ तमन्ना मैडम के कहने पर आप लोग अपने पैसे मत इकट्ठा करिए और ना ही मेरे लिए फिल्म बनाइए। लेकिन एम्प्लॉयज़ ने तमन्ना की ही बात मानते हुए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और समीर भी तमन्ना के बहुत मनाने के बाद उस फिल्म की तैयारी में लग गया। बहुत सोचने के बाद समीर को कोई कहानी नहीं मिली तो फिर उसने खुद की ही आपबीती पर फिल्म बनाई, जिसका निर्देशन और अभिनय दोनों समीर ने ही किया। फिल्म रिलीज हुई और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। कई छोटे बड़े शहरों के साथ ये फिल्म समीर के शहर में भी रिलीज हुई। समीर के माँ बाप जो उसकी मौत को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कोशिश में वो कामयाब भी हैं, उस दिन हैरान रह गए जब अमित और अजीत, समीर के वो बचपन के दोस्त, घर दौड़ते हुए आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने आज एक फिल्म देखी जिसका एक्टर हूबहू समीर जैसा दिखता है और निर्देशक का नाम भी समीर सेन है। उन्होंने तो 10 मिनट ही फिल्म देखी और दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। ये बात सुनते ही कमल और गीता हैरान ही रह गए। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है क्या, मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है क्या। कमल ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन गीता के कहने पर उन्होंने कहा कि चलो इसी बहाने हम फिल्म भी देख लेंगे, क्या पता किसी और का बेटा हो। अमित और अजीत के साथ कमल और गीता फिल्म देखने जाते। पहले तो बाहर पोस्टर में समीर का नाम देख कर के ही दोनों चकित हैं, लेकिन जब फिल्म देखी एक एक सीन समीर के ही जीवन से थे। चाहे थिएटर करने पर पिताजी के द्वारा दी गई दंड हो या फिर उसकी माँ का उसे बचाना हो और फिर अपनी रची हुई मौत की झूठी साजिश भी समीर फिल्म में दिखाता है। कमल और गीता को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या, और दोनों फुट फुट करके रोते हुए सारी फिल्म देख डालते हैं। और रही सही कसर फिल्म के अंत में इस मैसेज ने पूरी कर दी, डेडिकेटेड टू माई फादर कमल सेन एंड मदर गीता सेन। अब तो पूरा विश्वास हो चुका था कि समीर जिंदा है। फिर क्या था, जीत ने कहीं से प्रोडक्शन हाउस का नंबर ढूंढ लिया। इधर फिल्म हिट होते ही समीर और तमन्ना का प्यार परवान चढ़ने लगा। अक्सर तमन्ना समीर के साथ ही रहती थी, लेकिन ये बात तमन्ना के पिता को रास नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय कर रखी थी। प्रोडक्शन हाउस का नंबर मिलते ही गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस नंबर पर फोन करने पर उन्होंने समीर का भी नंबर दे दिया। माँ बाप को उनका मरा हुआ बेटा वापस मिल गया। हालांकि समीर ने कुछ ज्यादा बातें नहीं की अपने माता पिता से, शायद उसे अपनी गलती का मलाल है। लेकिन तमन्ना की गीता से खूब बात हुई। उन्होंने अब मन ही मन तमन्ना को अपनी बहू भी मान लिया। तमन्ना ने अगले ही हफ्ते गीता और कमल की मुंबई की फ्लाइट भी बुक करा दी। अब दोनों की खुशी देखते बनती थी जैसे मुरझाए हुए फूलों में किसी ने जान फूंक दी हो। लेकिन तमन्ना और समीर की खुशी तमन्ना के पिता से नहीं देखी गई। वो ये नहीं चाहते थे कि समीर की फिल्म बने और वो मशहूर हो। तो समीर के घर के सामने अखबार और न्यूज़ चैनल वालों का तांता लगा रहता था। रातों रात समीर स्टार बन गया था। और एक रात जब समीर एक चैनल के इंटरव्यू से घर वापस आ रहा था तो तमन्ना के पिताजी के द्वारा भेजे गए कुछ बदमाशों ने उसका रास्ता घेर लिया। समीर ने उनसे जान बचाने के लिए गाड़ी वहीं पर छोड़ दी। बदमाश उसका पीछा करते रहे। बेचारा जाता तो कहाँ जाता, वो पास ही बने रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगा और फिर उसे पता भी नहीं चला कि कब ट्रेन आई और उसने उसे अपने आगोश में ले लिया। बेचारा बदमाशों से बचने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। और जिस तरह उसने अपनी मौत की साजिश रची थी, असलियत में उसकी मौत भी उसी तरह से रेलवे ट्रैक पर ही होती है।
और उसके माता पिता गीता और कमल समीर को फिर जिंदा नहीं देख पाते। एक बार फिर उन्हें लाश ही मिलती है, लेकिन इस बार समीर के सपने पूरे हो गए थे। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चलता हूँ, धन्यवाद।